हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रुफाई। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर विद कंप्लीट डिटेल। जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है माइकलसन इंटरफेरोमीटर विद कंप्लीट डिटेल, ऐसे ही यहाँ पर इस इंटरफेरोमीटर को डिस्कस करेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल, इसमें जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती है वो डिस्कस करने वाले, और फिर इसके एप्लीकेशंस। इसमें मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस होता है, मतलब जो ट्रांसमिटेड लाइट रेज होती है, there are lot of transmitted light rays due to internal reflection between the two glass plates placed parallel to each other। तो उनकी वजह से जो इंटरफ्रेंस होता है ट्रांसमिटेड लाइट रेज के बीच में, वो बनाती है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। सर्कुलर शेप की होती है, फ्रिंजेस ऑफ कांस्टेंट इंक्लिनेशन। ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो ये फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर होता है, ये हाई रिजोल्विंग पावर वाला इंस्ट्रूमेंट होता है इन कंपेरिजन टू माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें और माइकलसन इंटरफेरोमीटर में क्या डिफरेंस है, ये हाई रिजोल्यूशन का क्यों होता है इन कंपैरिजन टू माइकलसन इंटरफेरोमीटर। सो इट इज ए हाई रिजोल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट, ए हाई रिजोल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट फॉर्मिंग, कौन सी फ्रिंजेस बनाता है? फ्रिंजेस ऑफ कांस्टेंट इंक्लिनेशन, फ्रिंजेस ऑफ कांस्टेंट इंक्लिनेशन। किसकी वजह से प्रोड्यूस्ड होती है? प्रोड्यूस्ड बाय इंटरफेरेंस इन transmitted light rays after reflections from inner surfaces of two glass plates पैरेलल टू ईच अदर। अब इसमें यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसकी रिजोल्विंग पावर हाई क्यों होती है, इसमें जो फ्रिंजेस बनती है वो कांस्टेंट इंक्लिनेशन वाली क्यों बनती है, और जो ट्रांसमिटेड लाइट रेज है वो मल्टीपल रेज में कैसे कन्वर्ट हो रही है, मतलब एक लाइट रे मल्टीपल रेज में कैसे मिल रही है और उनके बीच में इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है, वही हमें डिस्कस करना है। तो इसके लिए सपोज सबसे पहले एक एक्सटेंडेड सोर्स लेते हैं। और इससे निकलने वाली लाइट रे किसी भी एक पॉइंट से, वो सामने एक कॉन्वेक्स लेंस रखा होता है। कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से रखा होता है जिससे ये एक्सटेंडेड सोर्स उसके क्या हो, फोकल प्लेन में। तो इसके किसी पॉइंट से निकलने वाले रे या किसी पॉइंट सोर्स से चलने वाली लाइट रे जैसे ही लेंस से पास करेगी तो कैसे हो जाएगी, पैरेलल, कोलिमेटेड बीम की तरह हमें मिलेगी। सो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस, सपोज दिस लेंस इज L1। सो इस सोर्स के किसी पॉइंट से लाइट रेज मिल रही है। सपोज एक लाइट रे ट्रेवल करती है इस एक्सटेंडेड सोर्स के किसी पॉइंट से। सपोज ये है पॉइंट, ये है सोर्स एस, एक्सटेंडेड सोर्स, इससे लाइट रे चल रही है। ओके, सो ये लाइट रे लेंस से पास करने के बाद इंसिडेंट करते हैं हम ग्लास प्लेट्स पर जो रखी होती है एक दूसरे के पैरेलल। तो यहाँ से पास कर रही है, सपोज लेंस से पास करने के बाद इस तरह से एक ग्लास प्लेट ये रखी है, और एक ग्लास प्लेट यहाँ रखी है, सपोज एक दूसरे के पैरेलल। और इन दोनों ग्लास प्लेट की जो इनर सरफेस है वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है। कैसी है? पार्शियली रिफ्लेक्टिंग। ये सरफेस पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, जिसकी वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो एयर फिल्म है इसके बीच में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे लाइट रेज के। सपोज ये एंगल है थीटा, तो थीटा एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। ये एक्सटेंडेड सोर्स अब यहाँ से लाइट रे पास करेगी, तो इससे पास करने के बाद सपोज ऐसे जा रही है,
फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन भी होगा और ट्रांसमिशन भी होगा। रिफ्लेक्शन करने के बाद लाइट रे ऐसे और ट्रांसमिशन के बाद इसके पैरेलल ऐसे चली जाएगी। फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, तो लाइट रे इस तरह से जाएगी, फिर रिफ्लेक्शन, इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता रहेगा इनके बीच में, और इधर हमें ट्रांसमिटेड लाइट रेज मिलती रहेगी। अब ये ट्रांसमिटेड लाइट रेज फिर से एक लेंस से पास करते हैं। सपोज हेयर द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस इज L2। ये कॉन्वेक्स लेंस इसलिए यूज़ करते हैं जिससे जो भी लाइट रेज मिल रही है उनको हम फोकस करें ऑन द स्क्रीन टू गेट द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ये स्क्रीन, तो ये लाइट रेज इस लेंस से पास करने के बाद ये लेंस इनको कन्वर्ज कर देगा और यहाँ पर बनेगी फ्रिंजेस इस तरह से। सपोज ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, इस तरह से। और कैसे फ्रिंजेस बनेगी? शेप में सर्कुलर फ्रिंजेस ऑफ कांस्टेंट इंक्लिनेशन, ब्राइट और डार्क अल्टरनेटिवली। सपोज जो ये दो प्लेन ग्लास शीट्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d। जो लेंस L1 है इसको किस लिए यूज़ करते हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस इन द फोकल प्लेन ऑफ विच सोर्स, कौन सा एक्सटेंडेड सोर्स इज प्लेस्ड, सो दैट all the light rays passing through L1 becomes parallel to each other and incident on glass plates as collimated beam। अब ये जो लेंस है L2 इन लाइट रेज को, जो ट्रांसमिटेड लाइट रेज है, इन ग्लास प्लेट से पास करने के बाद उनको कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बन जाती है। इन ग्लास प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस सपोज d। सो जो दो लाइट रे है ये वाली ट्रांसमिटेड लाइट रे, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी या ट्रांसमिट होगी, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर ट्रांसमिशन। तो जो दो लाइट रे है इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है 2d cos थीटा। इसको हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म वाले लेक्चर में। वहाँ पर हमने थिन फिल्म ली थी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यहाँ पर एयर फिल्म है तो 2μd cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2d cos थीटा, बिकॉज फॉर एयर म्यू इज इक्वल टू 1। सो जैसी एक लाइट रे किसी एक ग्लास प्लेट की सरफेस पर इंसिडेंट करती है तो ग्लास प्लेट से पास करने के बाद इन दोनों ग्लास प्लेट की जो इनर सरफेसिस है उनसे रिफ्लेक्शन होता है उस लाइट रे का, जिसकी वजह से मल्टीपल ट्रांसमिटेड लाइट रेज मिलती है। और सारे के सारे लाइट रेज जो ये ट्रांसमिटेड लाइट रेज है कैसी है? कोहेरेंट, जिनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना? 2d cos थीटा। सो ईच लाइट रे आफ्टर पासिंग through the two parallel glass plates produces a group of coherent parallel transmitted light rays for which the path difference between two consecutive light rays कौन सी transmitted is delta x is equal to 2d cos theta। सो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? फेज डिफरेंस सपोज डेल्टा दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। सो इट कम्स आउट टू बी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2d cos थीटा, वेयर d इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर।
सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। या फिर ये भी बोल सकते हैं जो एयर फिल्म बन रही है दो प्लेट्स के बीच में, उस एयर फिल्म की थिकनेस और थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। अब इस पार्ट डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है। पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा के मल्टीपल में है, इंटीग्रल मल्टीपल में, तो मैक्सिमम बनेगा, और अगर लैम्डा बाई 2 के ओड इंटीग्रल मल्टीपल में है तो फिर मिनिमा बनेगा। अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस बन रही है स्क्रीन पर, उनकी इंटेंसिटी कितनी है, मैक्सिमा की कितनी होती है और मिनिमा की कितनी होती है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए पहले दो टर्म डिस्कस कर लेते हैं, एक रिफ्लेक्टिविटी और एक ट्रांसमिटिविटी। रिफ्लेक्टिविटी या रिफ्लेक्टेंस भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिविटी और रिफ्लेक्टेंस। इसका मतलब है जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है उनकी इंटेंसिटी अपॉन इंसिडेंट लाइट रे की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। इसका मतलब यह है कि फ्रैक्शन ऑफ पावर विच इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटिविटी और ट्रांसमिटेंस, इसको कैपिटल टी से सपोज डिनोट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट रे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे का रेशो। इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट रे अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। जब कोई लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट और कुछ एब्जॉर्ब। तो ये वो पार्ट है या ये वो फ्रैक्शन है जो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये वो फ्रैक्शन है जो ट्रांसमिट हो जाता है। सो अगर हमें रिफ्लेक्टेड लाइट रे की इंटेंसिटी निकालनी है तो किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इंसिडेंट लाइट रे की इंटेंसिटी में आर की, और ट्रांसमिटेड लाइट रे की इंटेंसिटी निकालने के लिए टी की मल्टीप्लाई करनी होती है। सो दीज आर द फ्रैक्शंस। Now we also know that intensity is directly proportional to square of amplitude of light wave. We know intensity is directly proportional to amplitude square, या फिर ये भी कह सकते हैं एम्पलीट्यूड रूट ऑफ इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इंटेंसिटी। सो अगर हमें रिफ्लेक्टेड लाइट रे का एम्पलीट्यूड बताना है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे, तो किसके प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं रूट आर के प्रोपोर्शनल। सिमिलरली अगर इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट रे हमें पता है तो उसके लिए हमें अगर एम्पलीट्यूड निकालना है, so amplitude of transmitted light ray will be directly proportional to intensity of transmitted light ray, that will be directly proportional to root t। so यहाँ से transmitted light ray और reflected light ray का जो amplitude है यहाँ से हो जाएगा रूट r, और इंसिडेंट लाइट रे का एम्पलीट्यूड, और यहाँ से रूट t इंसिडेंट लाइट रे का एम्पलीट्यूड। सो अगर लाइट रे एक बार रिफ्लेक्ट होती है तो उसका एम्पलीट्यूड रूट r टाइम्स हो जाता है, और अगर एक बार ट्रांसमिट होती है तो उसका एम्पलीट्यूड रूट टी टाइम्स हो जाता है। तो इस फिनोमिना का यूज़ करेंगे टू फाइंड द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो ग्लास प्लेट है, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जो इंटेंसिटीज़ है ट्रांसमिटेड लाइट रेज की वो कितनी है, या एम्पलीट्यूड कितना है फॉर डिफरेंट लाइट रेज, ट्रांसमिटेड लाइट रेज। तो सपोज ये है लाइट रे इंसिडेंट वाली जिसका एम्पलीट्यूड सपोज कितना है ए। यहाँ से लाइट रे ये ट्रांसमिट,
फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन, फिर ऐसे आएगी, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, इस तरह से। यहाँ से ये ट्रांसमिट होगी तो ये, यहाँ से ट्रांसमिट होगी तो ऐसे। बस 2 का दिखा देते हैं, फिर उसके बाद जनरलाइज कर देंगे। सो अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो यहाँ से हुआ ट्रांसमिशन, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा a√t, फिर एक बार और ट्रांसमिशन तो a√t इंटू √t, सो a t। फिर इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन हुआ तो a√t इंसिडेंट, और यहाँ से रिफ्लेक्शन की वजह से a√t√r, फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन, सो a√t और √r फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो r हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर ट्रांसमिशन तो √t की मल्टीप्लाई करेंगे, सो a/t/r। फिर यहाँ से √r, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा √r, फिर यहाँ से एक बार और फिर रिफ्लेक्शन होगा, r की मल्टीप्लाई और हो जाएगी। सो नेक्स्ट ट्रांसमिटेड लाइट रे का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा a/t/r², फिर a/t/r³। सो जो एम्पलीट्यूड्स होंगे वो कितने हो जाएंगे a/t/r², a/t/r³। सो एम्पलीट्यूड्स of transmitted light rays are at, atr, atr², atr³ एंड सो ऑन। अब 2 कंटिन्यूसली जो ये लाइट रेज मिल रही है, ट्रांसमिटेड लाइट रेज, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो है 2d cos थीटा, वेयर d इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस तरह से। सो फेज डिफरेंस कितना बताया था अभी, फेज डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू 2π/λ इंटू 2d कोस थीटा, ये है फेज डिफरेंस। सो जो ये ट्रांसमिटेड लाइट रेज है इनकी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर फर्स्ट ट्रांसमिटेड लाइट रे की इक्वेशन लिखना चाहे तो एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होता है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं हम फेज। सो इनिशियली सपोज i⍵t, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर सेकेंड वाली वेव के लिए लिखे तो एम्पलीट्यूड a/t/r e⁻⍵t, और इसमें एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस कितने का आ जाता है, डेल्टा का। सो ⍵t प्लस डेल्टा। थर्ड वाली वेव के लिए a/t/r² इज द एम्पलीट्यूड एंड फेज बिकम्स ⍵t प्लस डेल्टा यहाँ पर, और डेल्टा इससे आगे, सो ट्वाइस ऑफ डेल्टा। इस तरह से हमें डिफरेंट ट्रांसमिटेड लाइट रेज मिल जाती है। अब पहले वाली लाइट रे का एम्पलीट्यूड at, दूसरे वाली का कितने एंगल से आ गया, डेल्टा से, तीसरे वाली लाइट रे का एम्पलीट्यूड 2 डेल्टा से आ गया है। इस तरह से अगर हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना हो बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सो द टोटल एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड by using सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, टोटल एम्पलीट्यूड कंसिडर कर लेते हैं, सपोज कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, at प्लस atr e⁻i डेल्टा प्लस atr² e⁻i2 डेल्टा एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। देयर आर मल्टीपल या लॉट ऑफ बीम्स अप टू इन्फिनिटी। हालांकि जो इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी, बट कहाँ तक लेंगे, इनफाइनाइट तक। सो इसमें ये इनफाइनाइट सीरीज है जिसमें किसकी मल्टीप्लाई होती जा रही है, r e⁻i डेल्टा, r e⁻i डेल्टा। सो जीपी बन रही है, जीपी की इनफाइनाइट सीरीज का सम किसके बराबर होता है, a/1 - r। ये फर्स्ट टर्म है at/1 - कॉमन रेशो क्या है, r e⁻i डेल्टा। सो ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अगर इंटेंसिटी निकालनी हो तो जब एम्पलीट्यूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है तो इंटेंसिटी क्या होती है, a इंटू कॉन्जुगेट ऑफ a। सो इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन बाई a स्टार। ये क्या है, स्टार, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a, दैट इज i की जगह -i पुट कर देंगे। सो a तो है ये,
ए टी अपॉन 1 माइनस आर ई टू द पावर आई डेल्टा और ए स्टार ए टी अपॉन 1 माइनस आर ई टू द पावर माइनस आई डेल्टा। सो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। सो ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1, ये माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर और ई टू दी पावर आई डेल्टा ई टू दी पावर माइनस आई डेल्टा 1 हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो वैल्यू बनेगी आर माइनस आर ई टू दी पावर आई डेल्टा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई डेल्टा। सो इंटेंसिटी बिकम्स ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर ई टू दी पावर आई डेल्टा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई डेल्टा। वी नो ई टू दी पावर आई डेल्टा कोस डेल्टा प्लस आई साइन डेल्टा। सिमिलरली ई टू दी पावर माइनस आई डेल्टा कोस डेल्टा माइनस आई साइन डेल्टा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो किसके इक्वल 2 कोस डेल्टा। सो ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कोस डेल्टा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें माइनस 2r और प्लस 2r लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके करेंगे इसको सोल्व। 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 2r माइनस 2r कोस डेल्टा। ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इस टर्म को एक जगह, ये है 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और यहाँ पर 2r 1 माइनस कोस डेल्टा। कोस डेल्टा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। सो 1 माइनस कोस डेल्टा कम्स आउट टू बी 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। सो दिस गिव्स ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, तो दिस विल बी 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं और 1 माइनस आर होल स्क्वायर से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं। तो ये बनेगी टर्म 1 प्लस 4r अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ये है इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम कब होगी? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर में ये साइन डेल्टा बाई 2 जब मिनिमम होगा, साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी? 0। यहाँ से आई विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 0, या फिर साइन डेल्टा बाई 2 0, डेल्टा बाई 2 0 कब होता है? साइन 0 180 या पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह से। सो दिस कैन बी रिटन एज n पाई। सो डेल्टा विल बी 2n पाई, दैट मीन्स 0 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। सो आई मैक्स, ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर और नीचे टर्म बनेगी 1 प्लस 0। सो आई मैक्स की वैल्यू किसके इक्वल? ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। सो आई विल बी आई मैक्स अपॉन 1 प्लस 4r अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अब जो ये टर्म है 4r अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ फिनेस। कोफिशिएंट ऑफ फिनेस। इसको f से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल F से। सो किसके इक्वल है? 4r अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। सो आई विल बी आई मैक्स अपॉन 1 प्लस f साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ये बन जाता है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन।
नाउ मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब साइन स्क्वायर डेल्टा बाई टू की वैल्यू मैक्सिमम मतलब 1। सो आई विल बी मिनिमम व्हेन साइन स्क्वायर डेल्टा बाई टू इज इक्वल टू 1। सो आई मिनिमम comes out to be I max अपॉन 1 प्लस एफ। यहाँ से हम लिख सकते हैं I max अपॉन I minimum इज इक्वल टू 1 प्लस एफ। सो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो किसके इक्वल, 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ फिनेंस। नाउ वी विल फाइंड द विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस। विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और विजिबिलिटी होती किसके इक्वल है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी डिवाइड बाय सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम माइनस 1 अपॉन आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम प्लस आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम अभी फाइंड किया, किसके इक्वल है, 1 प्लस एफ। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम 1 प्लस एफ। सो यहाँ से v किसके इक्वल, 1 प्लस एफ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एफ प्लस 1। सो ये वैल्यू आ जाएगी f अपॉन एफ प्लस 2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 2 बाई एफ। अब f की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंस f इज इक्वल टू 4r अपॉन 1 माइनस r होल स्क्वायर। सो v कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस r होल स्क्वायर अपॉन 4r। सो यहाँ से 2r, 2 से 2 कैंसिल, तो 2r यहाँ पर और 2r यहाँ पर। सो 2r प्लस 1 माइनस r होल स्क्वायर। सो 2r अपॉन 2r प्लस होल स्क्वायर ओपन करेंगे 1 प्लस r स्क्वायर माइनस 2r, 2r से 2r कैंसिल। सो विजिबिलिटी कम्स आउट टू बी 2r अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर। ये है विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस। अब यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं, अगर r इंक्रीज होगा, रिफ्लेक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो विजिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। और r इक्वल टू चेक करो, r इक्वल टू 0.5 पर विजिबिलिटी किसके इक्वल, नियरली 2 इंटू 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर 0.25, ये हो जाएगी 1 अपॉन 1.25, दैट मीन्स 4 अपॉन 5 0.8। और r की वैल्यू अगर 1 हो दैट मीन्स 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो विजिबिलिटी किसके इक्वल, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज़ 1। तो विजिबिलिटी हो जाती है मैक्सिमम दैट इज़ 1 अगर 100% रिफ्लेक्शन हो तो। सो जैसे जैसे r इंक्रीज होता है विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब शार्पनेस इंक्रीज होती है, मतलब कंट्रास्ट बढ़ता है फ्रिंजेस के बीच में। सो विद इंक्रीज इन r या रिफ्लेक्टिविटी we enhance sharpness increases, that is contrast between the fringes becomes larger. Now sharpness of fringes, sharpness of फ्रिंजेस। अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं इंटेंसिटी वर्सेस डेल्टा, जो फेज डिफरेंस है, सो कर्व कुछ इस टाइप से आता है। इधर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी कितनी है किसी पर्टिकुलर फेज डिफरेंस पर, और ये है डेल्टा। सो डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई, डेल्टा इज इक्वल टू 4 पाई। इस तरह से डेल्टा की इन वैल्यूज़ पर इंटेंसिटी है मैक्सिमम। सपोज यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी,
सो ये पॉइंट मैक्सिमम वाले हैं। इस तरह से। सो अगर कर्व ड्रॉ करते हैं तो कर्व कुछ इस टाइप से मिलता है। इस तरह से। अगर R की वैल्यू कम है, लेकिन जैसे जैसे रिफ्लेक्टिविटी बढ़ाते जाएंगे तो शार्पनेस बढ़ती जाती है। तो नेक्स्ट कर्व कुछ ऐसे मिलेगा अगर रिफ्लेक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। अगर रिफ्लेक्टिविटी और इंक्रीज करेंगे तो कर्व और ज़्यादा शार्प हो जाएगा, शार्पनेस बढ़ गई। शार्पनेस और इंक्रीज हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर सपोज रिफ्लेक्टिविटी ये R3, ये सपोज R2 और ये सपोज R1। तो इनमें डिफरेंस क्या है, R1 कम है R2 से और R2 कम है R3 से। विद इंक्रीज इन रिफ्लेक्टिविटी या रिफ्लेक्टेंस शार्पनेस इंक्रीजेस। जो शार्पनेस है वो किससे डिसाइड करते हैं हम, हाफ विड्थ, जहाँ पर इंटेंसिटी जो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसकी हाफ हो जाती है। जहाँ पर हाफ हो जाती है उस विड्थ से हम डिसाइड करते हैं शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस। अगर हाफ विड्थ कम है, ये जो विड्थ है वो कम है, तो शार्पनेस बढ़ जाएगी। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, दो कर्व है इस तरह से, एक ये है और एक ऐसे है। कौन सा ज़्यादा शार्प है, ये वाला ज़्यादा शार्प है, लेकिन इसकी विड्थ कम है। तो जिसकी विड्थ कम होती है उसकी शार्पनेस ज़्यादा होती है। और ये विड्थ कौन सी लेते हैं हम, हाफ विड्थ, जहाँ पर इंटेंसिटी हाफ होती है। तो शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस इज डिटरमाइंड बाई हाफ विड्थ। और हाफ विड्थ का मतलब क्या है, वेयर इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, दैट इज I इज इक्वल टू आई मैक्स बाई 2। और इंटेंसिटी है किसके इक्वल, किसी पर्टिकुलर डेल्टा के लिए आई मैक्स अपॉन 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू आई मैक्स अपॉन 2। इसको सोल्व करेंगे, इससे एक कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। सो एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। एफ किसके इक्वल है, 4r 1 माइनस r होल स्क्वायर। सो साइन डेल्टा बाई 2 रूट ले लेंगे, सो 1 माइनस r अपॉन 2 रूट r, या डेल्टा बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस r अपॉन 2 रूट r, एंड फाइनली डेल्टा 2 साइन इनवर्स 1 माइनस r अपॉन 2 रूट r। तो जहाँ पर इंटेंसिटी हाफ हो जाती है ये वो एंगुलर पोजीशंस है। सो डेल्टा क्या है, रिप्रेजेंट्स the angular positions from intensity maximas, जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमा है, टू द पॉइंट वेयर इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। तो अगर ये डेल्टा कम होगा तो इसका मतलब इंटेंसिटी तेज़ी से हाफ हो गई, इसका मतलब शार्पनेस ज़्यादा है। इसमें देखो इंटेंसिटी तेज़ी से डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब शार्पनेस ज़्यादा है। इसमें इंटेंसिटी स्लोली डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब शार्पनेस इसमें कम है। तो जो डेल्टा है ये यही चीज़ बताता है कि जो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है वो तेज़ी से डिक्रीज हो रही है, स्लोली डिक्रीज हो रही है। वी विल कंपेयर द फेबरी पैरोट इंटरफेरोमीटर विद माइकलसन इंटरफेरोमीटर।
जो ये फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर होता है, ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर के रेस्पेक्ट में हाई रिजोल्यूशन वाला कैसे होता है, ये बेटर क्यों है? सो कंपैरिजन विद माइकलसन इंटरफेरोमीटर। जो फेब्री पेरोट फ्रिंजेस होती है, फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर में बनने वाली फ्रिंजेस, वो मच शार्पर होती है इन कंपैरिजन टू माइकलसन इंटरफेरोमीटर फ्रिंजेस। फेब्री पेरोट फ्रिंजेस are much sharper than Michelson interferometer fringes। सो इधर डिस्कस कर लेते हैं फेब्री पेरोट, और राइट साइड में लिख लेते हैं माइकलसन फ्रिंजेस के बारे में। फेब्री पेरोट फ्रिंजेस के लिए हमने अभी देखा, जो हाफ विड्थ होती है वो किस एंगल पर होती है? 2 साइन इनवर्स 1 माइनस आर अपॉन 2 रूट आर। और इसके लिए जो इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई मैक्स कोस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। इंटेंसिटी की हाफ कहाँ पर होगी? इसके लिए भी साथ के साथ ये ड्राइव कर लेते हैं, कोस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। सो कोस डेल्टा बाई 2 1 बाई रूट 2। तो इससे तो डायरेक्ट आ गया ये डेल्टा बाई 2 किसके इक्वल? 45 डिग्री, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये 90 डिग्री ये शो कर रहा है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट है उससे 90 डिग्री आगे या पीछे है, जहाँ पर इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। मतलब उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। अब इसमें चेक कर रहे हैं हम, 4r इज इक्वल टू सपोज 0.8, रिफ्लेक्टिविटी सपोज कितनी ले रहे हैं हम? 0.8, 80% रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये एक एग्जांपल ले लिया हमने। जैसे जैसे r इंक्रीज होता है, रिफ्लेक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो शार्पनेस बढ़ जाती है। वो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सो डेल्टा विल बी 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0.8 अपॉन 2 इंटू 0.8। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 2 साइन इनवर्स क्या वैल्यू बन जाएगी? 0.2 अपॉन 2, और इसको लिख सकते हैं हम 8/10, दैट मीन्स 4/5 रूट। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 10 और 2 से 2 कैंसिल। सो 2 साइन इनवर्स 1/10, और ये 4 का रूट 2 और ये रूट 5 ऊपर। सो 2 साइन इनवर्स रूट 5 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा रूट 5 टाइम्स, तो 4 रूट 5 बचेगा डिनोमिनेटर में, 4 रूट 5। अब अगर इसको कैलकुलेटर में चेक करें तो इसकी वैल्यू नियरली किसके इक्वल आती है? 12.84 डिग्री, या फिर 0.22 रेडियन के आसपास, 0.22 रेडियन। जैसे अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, सो किसके इक्वल हो जाएगा? π/2 रेडियन, दैट मीन्स 1.57 रेडियन। सो चेक करो, 12 इंटू 7, तो 7 टाइम से भी ज़्यादा है ये एंगल। इसका मतलब जो फेज डिफरेंस यहाँ पर है उससे मोर देन 7 टाइम्स है यहाँ पर फेज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ हाफ विड्थ। तो इसका मतलब ये है कि अगर फेब्री पेरोट में ये मैक्सिमम वाला पॉइंट और ये हाफ विड्थ वाला, तो यहाँ पर जो एंगुलर फेज डिफरेंस है वो कितना है? 12 डिग्री का। तो यहाँ पर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। मतलब जो माइकलसन में हाफ विड्थ वाला पॉइंट है वो 90 डिग्री आगे है इससे। तो हाफ विड्थ क्या हो जाएगी माइकलसन इंटरफेरोमीटर में? बहुत ज़्यादा, 7 टाइम्स, मोर देन 7 टाइम्स ज़्यादा है। तो शार्पनेस फेब्री पेरोट में बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू माइकलसन इंटरफेरोमीटर। हाफ विड्थ इन फेब्री पेरोट इज 7 टाइम्स स्मॉलर नियरली, क्योंकि अलग अलग आर के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, देन दैट इन
Michelson interferometer. So sharpness is very large in Fabry-Perot interferometer. तो इसीलिए Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर की रिजोल्विंग पावर बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू माइकलसन इंटरफेरोमीटर. स्टडी ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. अगर दो या दो से ज़्यादा वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट में, सो Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर में दोनों वेवलेंथ अपना अलग अलग फ्रिंज पैटर्न बनाती है. जैसे सोडियम की दो लाइट होती है, दो लाइट रेज, एक D1 और एक D2 लाइन बोल देते हैं उनको. सो D1 अपना अलग फ्रिंज पैटर्न बनाएंगी और D2 अपना अलग फ्रिंज पैटर्न, और इन दोनों में क्लियर सेपरेशन होगा. मतलब आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, मतलब इसमें शार्पनेस ज़्यादा होगी, कंट्रास्ट ज़्यादा होगा, क्लियरली दिखाई देगा कि ये D1 का पैटर्न है और ये D2 का. लेकिन माइकलसन में ऐसा नहीं है क्योंकि उसकी रिजोल्विंग पावर कम है और Fabry-Perot में रिजोल्विंग पावर ज़्यादा है, मतलब शार्पनेस ज़्यादा है, कंट्रास्ट ज़्यादा है. तो इसीलिए Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर को यूज़ करते हैं हम टू स्टडी द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नॉट द माइकलसन इंटरफेरोमीटर. So if two or more wavelengths in the incident light, जैसे फॉर एग्जांपल D1 and D2 of sodium light, then each wavelength produces its own fringe pattern. In Fabry-Perot interferometer. These fringe patterns are clearly separated from each other. That is a good contrast between them. बट माइकलसन इंटरफेरोमीटर में ऐसा है नहीं. जो दो फ्रिंज पैटर्न बनते हैं दोनों वेवलेंथ बनाएगी, लेकिन वो क्लियरली सेपरेटेड नहीं होंगे, मतलब शार्पनेस ज़्यादा नहीं होगी, कंट्रास्ट ज़्यादा नहीं होगा. बट इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर the two wavelengths do not produce separate fringe patterns. सो जो इनकी प्रेजेंस है, जैसे दो वेवलेंथ या दो से ज़्यादा, उनको चेक कैसे करते हैं इसमें हम अल्टरनेटिवली डिस्टिंक्टनेस और इनडिस्टिंक्टनेस से चेक करते हैं इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर. सो देयर प्रेजेंस is checked by alternate distinctness and indistinctness of the fringes. और ये होता कब है? जब जो फिल्म बनती है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में दो मिरर्स के बीच में, उनके बीच का जो गैप है, जो फिल्म की थिकनेस है, वो चेंज करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं विद इंक्रीज इन
path difference due to increase in film thickness। जो एयर फिल्म बनती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जब मिरर को मूव करते हैं। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ फैब्री पैरोट इंटरफेरोमीटर। एप्लीकेशंस ऑफ फैब्री पैरोट इंटरफेरोमीटर। दो एप्लीकेशंस है इसके। फर्स्ट वन इज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ of monochromatic light and another one is to determine the spectral width. So first one, measurement of wavelength of monochromatic light। So path difference किसके इक्वल है? डेल्टा x इक्वल टू 2d cos theta, where d is the separation between the two plates and theta is the angle at which we are observing the interference fringes. So at center के लिए क्या हो जाएगा? एंगल थीटा इज इक्वल टू 0। सो पाथ डिफरेंस डेल्टा x विल बी 2d। और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कंडीशन, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस डेल्टा x इक्वल टू 2d इज इक्वल टू n लैम्डा। ये कंडीशन होती है। n क्या है कि nth ब्राइट फ्रिंज मिल रही है हमें, nth ब्राइट फ्रिंज, या ऑर्डर भी बोल सकते हैं इसको। अब अगर प्लेट को हम लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस डिस्प्लेस करें, लैम्डा बाई 2, सो 2d कितना इंक्रीज हो जाएगा? 2 इंटू लैम्डा बाई 2 लैम्डा, लैम्डा का इंक्रीमेंट हो जाएगा पाथ डिफरेंस में। सो जो फ्रिंज बनेगी वो कौन से ऑर्डर की बनेगी? अब n+1। इसका मतलब एक नई फ्रिंज अपीयर हो जाएगी सेंटर पर। सो इफ द मूवेबल प्लेट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू a distance of lambda by 2, then a new fringe appears at center। इसी का यूज करते हैं। अगर कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस करें हम प्लेट को तो कुछ नई फ्रिंज अपीयर हो जाएगी। तो सपोज बाय मूविंग the movable plate through a distance delta d, suppose the number of fringes appearing at center are कितनी? n। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 डिस्टेंस कितनी? d प्लस डेल्टा डी, और नई कितनी फ्रिंज बन गई? n, कैपिटल N। तो नया ऑर्डर कितना होगा सेंटर पर? n प्लस कैपिटल N लैम्डा। सो 2d प्लस 2 डेल्टा डी इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस कैपिटल N इंटू लैम्डा। n लैम्डा से 2d कैंसिल, n लैम्डा से 2d कैंसिल। सो 2 डेल्टा डी इज इक्वल टू कैपिटल N लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 डेल्टा डी अपॉन n। इसका यूज़ करके हम वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर में डिस्कस किया है। वहाँ मैंने यूनिटरी मेथड से कर दिया था, मतलब ऐसे कि लैम्डा बाई 2 के मूवमेंट से किसी एक प्लेट को अगर लैम्डा बाई 2 मूव कर दे तो एक नई फ्रिंज बन जाती है। सो लैम्डा बाई 2 के मूवमेंट से एक नई फ्रिंज अपीयर हो जाती है। सो 1 का मूवमेंट करेंगे, सो कितनी फ्रिंज अपीयर होगी? 1 अपॉन लैम्डा बाई 2। और कितना मूवमेंट किया हमने प्लेट को? कितना मूवमेंट किया? डेल्टा डी। सो कितनी फ्रिंज अपीयर होगी? डेल्टा डी अपॉन लैम्डा अपॉन 2, एंड दैट इज n। सो यहाँ से भी वही आ जाता है, डेल्टा डी अपॉन लैम्डा बाई 2 इक्वल टू n। वही है ना, डेल्टा डी अपॉन 2 डेल्टा डी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू n, n इधर और लैम्डा इधर, सेम टू सेम। सेकेंड एप्लीकेशन, स्पेक्ट्रल विड्थ और डिफरेंस इन वेवलेंथ।
अगर दो या दो से ज़्यादा वेवलेंथ है तो उनके बीच का डिफरेंस या स्पेक्ट्रल विड्थ कैसे फाइंड करते हैं। सपोज दो वेवलेंथ है, एक λ1 एंड अनदर वन इज λ2। सो हम फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो दो प्लेट है, सपोज उनके बीच की डिस्टेंस d1 है और λ1 और λ2 का जो फ्रिंज पैटर्न है, मतलब λ1 की ब्राइट और λ2 की ब्राइट एक साथ कोइंसाइड कर रही है सेंटर पर इनिशियली। हम इसको कर सकते हैं दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन चेंज कर करके। सो किसी पॉइंट पर सपोज सेपरेशन प्लेट्स के बीच का कितना है d1 और λ1 और λ2 की जो फ्रिंजेस बन रही है सेंटर पर वो कोइंसाइड कर रही है ब्राइट वाली। इसका मतलब शार्पनेस सबसे ज़्यादा है, ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा है। सो एडजस्ट द इंटरफेरोमीटर in such a position that bright fringes of both λ1 and λ2 coincide at center। सपोज λ1 के लिए ऑर्डर कितना है n1 और इसके लिए ऑर्डर है n2 एट प्लेट सेपरेशन d1। प्लेट का सेपरेशन सपोज d1। सो कंडीशन क्या हो जाएगी 2d1 इक्वल टू n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2। नाउ अगर प्लेट का सेपरेशन इंक्रीज करते जाए तो एक कंडीशन फिर से दोबारा ऐसी मिलेगी जब λ1 का मैक्सिमा λ2 के मैक्सिमा के बराबर हो जाएगा। सो जैसे जैसे प्लेट का सेपरेशन इंक्रीज करते जाते हैं तो फ्रिंजेस अपीयर होगी सेंटर पर, λ1 के कोरस्पॉन्डिंग भी और λ2 के कोरस्पॉन्डिंग भी। सो जब λ1 की m फ्रिंजेस अपीयर हो जाएगी तो λ2 की सपोज m+1 फ्रिंज अपीयर हो गई तो फिर से दोनों की ब्राइट कोइंसाइड कर जाएगी, मतलब एक एक्स्ट्रा फ्रिंज दूसरे वाली वेवलेंथ की अपीयर हो जाएगी। सो विद इंक्रीज इन डिस्टेंस या प्लेट सेपरेशन सपोज the bright fringes of λ1 and λ2 again coincide at plate separation d2 for which m fringes of λ1 and m+1 fringes of λ2 appears। तो इस केस में क्या होगा 2d2 इज इक्वल टू n1 प्लस m λ1 n2 प्लस m+1 λ2। यहाँ से 2d2 इक्वल टू n1 λ1 2d1 है प्लस m λ1 और यहाँ से n2 λ2 फिर से 2d1 है प्लस m+1 λ2। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2d2 माइनस 2d1 d1 इक्वल टू m λ1 और इससे 2d2 माइनस d1 इक्वल टू m+1 λ2। इन दोनों का अगर सोल्व करेंगे m को एलिमिनेट करने से, या फिर ऐसे लिख लो m इज इक्वल टू 2d2 माइनस d1 को सपोज डेल्टा d कंसिडर कर लो। सो 2 डेल्टा d अपॉन λ1 इज इक्वल टू यहाँ से 2 डेल्टा d अपॉन λ2 और -1 वेयर d2 माइनस d1 क्या है, जितना भी प्लेट को एक्स्ट्रा मूव किया d1 से d2 सेपरेट करने के लिए। सो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, इसको राइट साइड में इसको लेफ्ट में। सो 1 इक्वल टू 2 डेल्टा d कॉमन 1 अपॉन λ2 माइनस 1 अपॉन λ1। सो ये टर्म बन जाएगी 2 डेल्टा d λ1 माइनस λ2 अपॉन λ1 λ2। ये तो है स्पेक्ट्रल विड्थ। सो λ1 माइनस λ2 स्पेक्ट्रल विड्थ डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल λ1 λ2 अपॉन 2 डेल्टा d λ1 λ2 लैम्डा स्क्वायर 2 डेल्टा d। यही है स्पेक्ट्रल विड्थ वेयर
लैम्डा इज इक्वल टू रूट लैम्डा 1 लैम्डा 2 ज्योमेट्रिक मीन, लैम्डा इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 या एवरेज वेवलेंथ। तो स्पेक्ट्रल विड्थ किसके इक्वल, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा, लैम्डा इज द मीन वेवलेंथ या ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 वेवलेंथ्स एंड डेल्टा इज द movement of plate from one position to another. So up to this lecture we have discussed completely the interference phenomena, चाहे इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म हो, या इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म जिस पर वेज शेप्ड फिल्म बेस्ड है, या फिर न्यूटन्स रिंग जिसमें भी थिन फिल्म बनती है बट डिफरेंट थिकनेस की, या फिर ये इंटरफेरोमीटर्स जैसे माइकलसन और फेब्री पेरोट। तो कंप्लीटली डिस्कस कर लिया हमने इंटरफेरेंस को। Now from the next lecture we are going to start another topic, that is diffraction.